एक जादुई राज्य था और यहाँ रहती थी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी पेरस। पर 1 साल पहले कुछ जादूगरों ने राजकुमारी पेरस पर जादू कर दिया था। उन्हें एक भालू के रूप में बदल दिया था। खूबसूरत सी राजकुमारी अब एक बदसूरत भालू की तरह दिखती थी और इसी वजह से कोई भी लड़का राजकुमारी के पास नहीं आता था। इसी बीच अकिलिस नाम का एक नौजवान सैनिक राजकुमारी के राज्य से गुजर रहा था। वो कई दिनों से यात्रा कर रहा था, इसीलिए बहुत ज्यादा भूखा था। जब उसने दूर से ही राजमहल देखा तो वो राजकुमारी की ओर बढ़ गया। उसने अपने घोड़े को अस्तबल में रखा और घोड़े को पानी और खाना दिया। इसके बाद वो खुद राजमहल के अंदर गया तो अंदर कोई भी नहीं था, बस एक मेज थी जिस पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा था। खाना देखकर अकिलिस से रहा नहीं गया। वो तुरंत ही खाना खाने बैठ गया। अरे वाह, लगता है किसी को पता था कि मुझे बहुत भूख लगी है। इतने दिनों से भूखा अकिलिस बड़े ही चाव से भोजन करने लगा। जब उसका भोजन समाप्त हुआ तो उसके सामने एक बड़ा सा भालू आया। भालू को सामने देखकर अकिलिस बहुत डर गया। देखो, मेरे नजदीक मत आना। अकिलिस ने तुरंत ही अपनी तलवार भालू की ओर की। घबराओ मत, मैं कोई जंगली भालू नहीं हूँ। क्या? बोलने वाला भालू? नहीं, मैं कोई भालू नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। क्या? मैं इस महल की राजकुमारी हूँ, राजकुमारी पेरस। मुझे कुछ जादूगरों ने उनके जादू से भालू बना दिया है और मेरा ये जादू तभी टूटेगा जब कोई युवक मेरे कमरे में एक रात सोएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पता नहीं क्यों, पर लग रहा है कि तुम सही बोल रही हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी और मैं वचन देती हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अखिलेश राजकुमार पेरस के कमरे में सो गया। थकान के वश उसे अच्छी नींद आई और जब अगली सुबह उसकी आँख खुली तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी को देखकर अखिलेश स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी इतनी सुंदर होगी। अपने वचन के अनुसार राजकुमारी ने अखिलेश के साथ शादी कर ली। कुछ महीने बहुत अच्छे से बीते। दोनों एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन अब अखिलेश को अपने परिवार की याद आ रही थी। क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा सकता हूँ? मुझे माता पिता की बहुत याद आ रही है। सोच रहा हूँ उन्हें अपने साथ यहीं ले आऊँ। ठीक है अखिलेश, लेकिन जल्दी आना। और हाँ, ये जादुई बीज का थैला लो। रास्ते में जहाँ से भी गुजरोगे वहाँ सड़क के दोनों ओर फेंकते हुए जाना। इस बीज से जादुई पेड़ उगेंगे और उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा करेंगे। तुम्हारी हर बात जादुई है पेरिस। राजकुमारी ने अपने पति को विदा किया और अखिलेश अपने गांव की ओर चल पड़ा। अखिलेश रास्ते में वो जादुई बीज फेंकता जा रहा था। सड़क के दोनों ओर जादुई पेड़ उग रहे थे। एक दिन अचानक से जादूगर की नजर अखिलेश पर पड़ गई। ये जादुई बीज तो राजकुमारी के पास थे। जरूर ये वही है जिसने मेरे जादू को तोड़ा है। जादूगर अखिलेश के रास्ते में खड़ा हो गया। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं वही हूँ जिसका काम तूने बिगाड़ा है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। जादूगर ने अखिलेश की ओर अपनी छड़ी घुमाई। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 6 महीनों तक सोता रहेगा। जादूगर के ऐसे कहते ही अखिलेश जमीन पर गिर गया और गहरी नींद में सो गया। यहाँ कुछ महीने बीत गए और अखिलेश राजकुमारी के पास नहीं लौटा तो वो बहुत परेशान हो गई। अब राजकुमारी ने अखिलेश को ढूंढने का निर्णय लिया। वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। जादुई पेड़ राजकुमारी का मार्गदर्शन कर रहे थे। राजकुमारी ने देखा कि अखिलेश एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। अखिलेश, अखिलेश उठो, उठो अखिलेश। कई बार उठाने के बाद भी अखिलेश की नींद नहीं टूटी तो राजकुमारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ओ नींद के दीवाने, तेरी याद में मेरी नींद गायब हो गई है। ए हवा, ले जा इस कबक को, ले जा, इतने दूर ले जा कि वापस मुझ तक नहीं लौट पाए। राजकुमारी के ऐसे बोलते ही हवा ने अखिलेश को उठा लिया और अपने साथ ले गई। तभी राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ अखिलेश एक रेगिस्तान में सोया था। 6 महीने बाद उसकी आँख खुली। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे जल्दी ही पेरिस के पास लौटना होगा। चलते चलते अखिलेश को एक लड़का दिखा। लड़का हूबहू उस जादूगर की तरह दिख रहा था। लड़के के हाथ में एक कालीन और एक टोपी थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ। मैं जादूगर का बेटा हूँ और ये देखो मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया है। ये क्या है? उड़ने वाला कालीन और अदृश्य करने वाली टोपी। अरे वाह, पर मैं कैसे मान लूं कि ये दोनों जादुई हैं? यकीन नहीं है तो इसे आजमा के देखो। अखिलेश उड़ने वाले कालीन पर सवार हो गया और उसने जादुई टोपी भी अपने पास रख ली।
ए जादुई कालीन, मुझे राजकुमारी पेरिस के पास ले चल। जादुई कालीन आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा था। अखिलेस थोड़ा परेशान था। कुछ समय के बाद अखिलेस वापस राजकुमारी के राजमहल के बाहर खड़ा था, लेकिन सैनिकों ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। तभी अखिलेस ने अदृश्य टोपी सिर पर पहन ली और अदृश्य होकर भीतर चला गया। अंदर एक राजकुमार था जो कि राजकुमारी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। उसने राजकुमारी को हीरों से सजा हुआ आईना भेंट में दिया। तभी अखिलेस ने वो आईना राजकुमारी से छीनकर जमीन पर पटक दिया और अपने सर पर से वो टोपी निकाल दी और वो दिखाई देने लगा। राजकुमारी ने दौड़कर अखिलेस को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से में। कोई बात नहीं, अब मैं कभी तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद अखिलेस हमेशा राजकुमारी के साथ ही रहा और वो दोनों हमेशा खुश रहे। हुआ यूं कि एक बार राजा क्रिस्टियन किसी काम के चलते उनके राज्य की बर्फीली घाटी में चले गए। वहाँ उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए और महल पहुँचते ही उन्होंने अपने राजमाली को बुलाया। माली के आते ही राजा क्रिस्टियन ने उससे कहा, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे में से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफी पसंद है। तुम इस पौधे का काफी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। जैसे ही दिन बीतते गए उस पौधे में बहुत ही सुंदर फूल खिलने लगे। राजा क्रिस्टियन उठते ही सबसे पहले उन सुनहरे फूलों को देखते हैं और फिर दरबार जाते हैं। अगर किसी दिन राजा को महल के बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को ना देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पे आए तो उन्हें वो फूल दिखाई नहीं दिए। उन्होंने तुरंत माली को बुलवाया और माली से पूछने लगे, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उस पौधे के फूल दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्षमा करें महाराज, कल शाम को उस पौधे को मेरी बकरी खा गई। क्या तुम नहीं जानते थे कि वो फूल हमें कितने पसंद थे? इस बात की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो और 2 दिन बाद इसे फांसी पर चढ़ाया जाए। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे जैक से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी जैक के घर गई और अपने पति को मिली मौत की सजा और उन्हें सुनहरे फूल के बारे में बताया। सारी बात सुनकर जैक ने उसे समझाया कि आगे क्या करना है। ये बताकर उन्हें घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी ने उस सुनहरे फूल खाने वाली बकरी को नगर के बीच चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगी। अरे मनहूस कहीं की, तेरी वजह से हम आज रास्ते पे आने वाले हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। राजा क्रिस्टियन के राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। इसीलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर के कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल को पता चला कि ये सब माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। ये सब जानते ही कोतवाल इस मामले को दरबार में लेके गए। तुम एक बेजुबान जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे राज्य में पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार करना सख्त मना है।
महाराज, ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं। अब आप ही बताइए महाराज, मैं इस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूँ? तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? महाराज, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे फूल लगने वाले पौधे को खा लिया था। इसी की वजह से आपने मेरे पति को फांसी की सजा सुना दी। सारी गलती तो इस बकरी की थी महाराज, लेकिन सजा तो मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए और इसीलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को ये बात समझ आई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। ये समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा, अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि तुम इस तरह से मुझे मेरी गलती के बारे में मुझे समझा सको? महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ये सब मुझे राज दरबारी जैक ने समझाया है। एक बार फिर राजा क्रिस्टियन को जैक पर गर्व महसूस हुआ। जैक, तुमने मुझे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया। हम माली की सजा माफ करते हैं, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। और हाँ जैक, तुम्हारी समझदारी और अक्लमंदी की मैं दाद देता हूँ। तुमने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है, तुम हमारे राज दरबार के सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। मंत्री जैक को फौरन 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए जाए। मैं तो बस आपकी तहे दिल से सेवा करना चाहता हूँ महाराज, जो आपके और आपकी प्रजा के हित में हो। इसकी क्या जरूरत थी महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज। नहीं नहीं जैक, तुम इसके हकदार हो। लो लो, अपना इनाम स्वीकार करो। धन्यवाद महाराज, बस आप ही की कृपा है।